हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सबका फिर से, आप प्यारे प्यारे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आपके सबसे मन पसंदीदा और विश्वसनीय इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सभी प्यारे प्यारे और मेहनती बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्पेशली उन बच्चों का, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के पर्पज़ के लिए है जो इस बार 12th के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर भी आप अपीयर होने वाले हैं। तो आपके लिए भी काफ़ी काम का वीडियो होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जल्दी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर आपका फ्रेंड, हर आपके रिलेटिव्स जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो हम लोग एक जो अभी 75 डेज चैलेंज है उसका 17वां दिन है, और हम लोग पिछले 2 दिनों से बच्चों का डिमांड था कि सर हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करा दीजिए। तो हम लोग 2 चैप्टर्स का पीछे कर चुके हैं, एक मैरिज प्रपोजल और दूसरा है द आर्टिस्ट। और आज उसी सीरीज़ में हम लोग पोइट्री सेक्शन का एक चैप्टर, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है द सोल्जर। तो द सोल्जर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं द सोल्जर, और आज इसके ऑब्जेक्टिव का करते हैं काम तमाम। तो जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स द सोल्जर, जो कि पोएम है रेनबो पार्ट 2 12 बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैप इज द पोएट ऑफ द पोएम द सोल्जर, यानी कि द सोल्जर जो पोएम है, एक पोएम है, एक कविता है, तो इसके कवि का नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है वाल्ट विटमैन, रूपर्ट ब्रूक, कमला दास और जॉन किट्स, यानी वी हैव 4 ऑप्शंस। आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चन आते हैं, MCQ जिसको आप कहते हैं। तो द सोल्जर के पोइट का नाम क्या है, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। और कमेंट नहीं करना चाहते तो बस मन में भी एक बार बोल लीजिए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। और एक बार ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको डाउट दे, यानी कि जिसका आंसर आपको याद नहीं था, उसको कॉपी में लिख के याद कर लेना है। तो इसका आंसर क्या है, रूपर्ट ब्रूक। क्या है, रूपर्ट ब्रूक। तो याद रखिएगा कि द सोल्जर पोएम के पोएट का नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक है। सेकेंड है द सोल्जर इज द टाइप ऑफ, सोल्जर है ना, क्या टाइप का है। लव पोएम है, नेचर प्रकृति का पोएम है, सोनेट है कि बैलाड है। तो आप सब जानते हैं कि द सोल्जर इज अ टाइप ऑफ सोनेट। क्या है, सोनेट है। तो याद रखना है सोल्जर क्या है, एक सोनेट है। सोल्जर क्या है, एक सोनेट है ना। सोनेट क्या होता है, एक तरह का पोएम होता है, और हम लोग इसी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव इस बारे में डिस्कस भी कर लेंगे कि सोनेट क्या है। इसके बारे में वीडियो भी है, अगर आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में सब डाला हुआ है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो सोल्जर क्या है, टाइप ऑफ सोनेट। देन है कि रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्ड टू, देखिए रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शंस है इंग्लैंड, रशिया, जापान और इंडिया। तो इसका सही आंसर है कि रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते थे। चलिए जल्दी कमेंट कर लीजिएगा, जिनको कमेंट करना हो, जिनको लिखना हो लिख लीजिएगा, ताकि मेरे आंसर बोलने से पहले एटलीस्ट आप एक बार रिकॉल जरूर कर लें। तो इस रूपर्ट ब्रूक बिलोंग कहाँ से करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन कि द सोल्जर के पोएट का नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक। सेकंड क्या है कि सोल्जर किस टाइप का पोएम है, द सोल्जर, तो एक सोनेट है। क्या है, एक सोनेट है। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम। थर्ड, रूपर्ट ब्रूक बिलोंग कहाँ से करते थे, तो रूपर्ट ब्रूक बिलोंग करते थे कहाँ से, इंग्लैंड से। 4 है रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न, देखिए बॉर्न का मतलब होता है जन्म होना, पैदा होना, मतलब उनका जन्म किस ईस्वी में, किस साल में हुआ था, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था। तो देखिए 1914, 1915, 1910, 1887। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कहाँ पे, मतलब किस ईस्वी में हुआ था, कौन से साल में। तो सही आंसर है 1887। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है रूपर्ट ब्रूक डाइड इन, जन्म हुआ है तो मरना भी तय है। तो रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु, देखिए बॉर्न का मतलब क्या है, जन्म, उनका जन्म कब हुआ, और डाई का मतलब क्या है, मृत्यु। तो रूपर्ट ब्रूक का डाइड, मृत्यु कब हुआ, किस ईस्वी में उनका मृत्यु हुआ, 1975, 1955, 1959, 1896। तो देखिए रूपर्ट ब्रूक का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, डेट इज 1915, है ना। 1914 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो वही 1915 में रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कौन से वार के टाइम पे हुआ, डिफरेंट वार का नाम दे देगा, वार मतलब युद्ध। तो याद है रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु 1915, उसमें क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। देन रूपर्ट ब्रूक इज ऑल्सो नोन एज अ गैप पोएट, रूपर्ट ब्रूक को क्या सरनेम दिया गया, उनको और किस कवि के नाम से जानते हैं। होता है कोई रोमांटिक है, कोई चिल्ड्रन है, कोई लव पोएम है, कोई नेचर्स पोएम है ना, कोई रिलीजियस पोएट है, तो अलग अलग है।
तो रूपर्ट ब्रुक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रोमांटिक पोएट, पीपल्स पोएट, वार पोएट, चिल्ड्रन पोएट। तो देखिए रूपर्ट ब्रुक क्या सोल्जर कविता क्या है, तो कॉमन सी है, सोल्जर है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? सी। रूपर्ट ब्रुक को हम लोग वार पोएट के नाम जानते हैं। रूपर्ट ब्रुक इज ऑल्सो नोन एज अ वार पोएट, मतलब युद्ध कवि के नाम से इनको जाना जाता है। देन 7 है रूपर्ट ब्रुक वाज अ गैप बाय प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जैसे ना कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, जिसका जो है कोई नर्स, जो भी है। तो रूपर्ट ब्रुक प्रोफेशन से क्या थे? एक सोल्जर थे, एक डॉक्टर थे, लीडर थे, या फिर कुछ नहीं। तो रूपर्ट ब्रुक का प्रोफेशन क्या था? वो सैनिक थे। रूपर्ट ब्रुक रियल में, वास्तव में एक सैनिक थे, वो रियलिस्टिक रूप में, है ना। ये कोई कल्पना वाली कविता नहीं, एक रियल कविता है जिसमें रूपर्ट ब्रुक ने अपने बारे में, अपने फीलिंग को बताया है, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रुक प्रोफेशन से क्या थे? रियल में एक सैनिक थे, एक सोल्जर थे। नंबर 8 क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रुक प्रेज। देखिए प्रेज का हिंदी क्या होता है? प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, कि रूपर्ट ब्रुक इस कविता में किसका प्रशंसा कर रहे हैं, किसका तारीफ कर रहे हैं। जिसको नहीं आता लिख लीजिएगा, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो रूपर्ट ब्रुक यूके का कर रहे हैं, इंग्लैंड का कर रहे हैं, जापान का कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के सैनिक थे, तो किसका प्रशंसा करेंगे? इंग्लैंड का। तो रूपर्ट ब्रुक किसका प्रशंसा किया है? इंग्लैंड का। तो 1 से 8 तक क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्या है, रूपर्ट ब्रुक रोट क्या? वार सोनेट्स। देखिए अभी हम सबसे पहले बात करें कि रूपर्ट ब्रुक को क्या कहा जाता है? उनको वार पोएट कहा जाता है। तो उन्होंने जो सोनेट लिखा है ना, तो पूछा कि युद्ध के ऊपर कितना सोनेट लिखा, ठीक है। सोनेट बताया था कि सोनेट क्या, एक तरह की कविता, एक तरह की पोयम है, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रुक रोट, उन्होंने राइट का रोट होता है, उन्होंने लिखा गैप वार सोनेट। उन्होंने कितना कविता लिखा युद्ध के ऊपर? ऑप्शन है 3, 5, 4 और 1। तो इसका जो सही आंसर है कि रूपर्ट ब्रुक ने युद्ध पर कितना कविता लिखा था? तो दैट इज 5। रूपर्ट ब्रुक ने 5 वार सोनेट लिखा था। इस बात को सब लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। रूपर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ गैप एट रग्बी स्कूल। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन क्या, रूपर्ट ब्रुक के पिताजी के बारे में पूछ रहा है कि रूपर्ट ब्रुक्स फादर वाज अ गैप एट रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल में वो किस रूप में थे? पहला एक टीचर के रूप में थे, डायरेक्टर थे, हाउस मास्टर थे, अभी इसमें से नन कोई नहीं। तो देखिए रूपर्ट ब्रुक के फादर कौन से स्कूल में थे? रग्बी स्कूल में थे। और वहां पे किस रूप में कार्यरत थे, किस रूप में काम कर रहे थे? तो एज अ हाउस मास्टर। याद रखिएगा हाउस मास्टर, जो सीबीएसई के बच्चे उनका हाउस मास्टर मालूम होगा, है ना। रूपर्ट ब्रुक कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग। देखिए स्कूलिंग का मतलब क्या है? ये होता है ना 9, 10 तक का पढ़ाई। तो उन्होंने जो स्कूलिंग की, मतलब जो 9, 10, 8, 7, 6 का पढ़ाई किया, वो कहां से किया? स्कूलिंग का मतलब स्कूल लेवल का पढ़ाई, 8वां 9वां 10वां जो आप कहते हैं वही। तो रूपर्ट ब्रुक कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम, कहां से उन्होंने अपना स्कूलिंग किया? सेंट पॉल्स स्कूल, किंग्स कॉलेज, रग्बी स्कूल और सेंट कैरेंस स्कूल। जानते हैं ना सेंट कैरेंस, अपना पटना वाला, ठीक है। तो पटना से तो नहीं किए थे। तो इसका देखिए सही आंसर है कि जहां उनके पिताजी काम करते थे ना, वही रग्बी स्कूल से उन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था। याद रखिएगा कि रूपर्ट ब्रुक के फादर काम करते थे रग्बी स्कूल में एज ए हाउस मास्टर, और रूपर्ट ब्रुक जो है ना, उन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपनी जो पढ़ाई लिखाई, शुरुआती पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग का सेंस वाले शुरुआती स्टार्टिंग का पढ़ाई लिखाई, वो कहां से कंप्लीट किया था? रग्बी स्कूल से किया था, जहां उनके फादर काम करते थे। अगला है कि रूपर्ट ब्रुक नंबर 12, रूपर्ट ब्रुक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म। देखिए पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। इंस्पायर मतलब उसकी भावना को और बढ़ाया, इंस्पायर किया, प्रेरित किया। यानी रूपर्ट ब्रुक ने पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना को इंस्पायर किया, प्रेरित किया लोगों के अंदर। इन द अर्ली, यानी कि शुरुआती फेज, मतलब काल, शुरुआती काल में। किसके शुरुआती काल में? किसके शुरुआती काल में? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इंडो पाक वार, अनन। तो इसका आंसर देखिए आप सब जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि रूपर्ट ब्रुक 1915 में उनकी डेथ हो गई थी, 1915 में। उस समय क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो इसका आंसर है कि रूपर्ट ब्रुक ने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया था। कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। रूपर्ट ब्रुक कंप्लीटेड हिज हायर एजुकेशन। देखिए कंप्लीट तो पूरा किया, रूपर्ट ब्रुक ने पूरा किया हायर एजुकेशन, अपना जो उच्च शिक्षा था, अपनी जो हायर क्वालिफिकेशन थी, उस शिक्षा थी, उसको प्राप्त किया कहां से? मोनाश कॉलेज, किंग्स कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, पटना कॉलेज, ठीक है। तो पटना कॉलेज तो इसी मजाक में लिखते हैं, सोचते जीजे कॉलेज लिख देते हैं, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रुक ने अपना हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त कहां से किया था?
गैप कॉलेज है ना कैम्ब्रिज से, तो देखिए कौन सा होगा, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। याद रखिएगा कि रूपर्ट ब्रूक ने अपना हायर एजुकेशन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त किया था, और स्कूलिंग कहां से किया था, रग्बी स्कूल से। स्कूलिंग रग्बी स्कूल और हायर एजुकेशन किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उन्होंने कंप्लीट किया था। क्लियर। अगला देखते हैं। गैप दिया है द फेमस पोएट, जो भी यहाँ पे नाम आएगा कि जो फेमस क्या थे, कवि थे, डिस्क्राइब उन्होंने वर्णन किया है रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट है ना यंग मैन इन इंग्लैंड। देखिए मतलब कहने का सेंस क्या है कि कौन से फेमस कवि थे जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पर्सनालिटी कहा था। याद रखिएगा हैंडसम की बात छिड़ गई तो कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं है ना कि सर ब्यूटीफुल लग रहा है। ब्यूटीफुल नहीं, क्या होना है, तो गाना है ब्यूटीफुल कर गई चूल, मालूम नहीं कौन सा गाना खतरनाक सा है। तो यहाँ पे मेल के लिए हैंडसम यूज करना है, क्या करना है, मेल के लिए हैंडसम, फीमेल के लिए ब्यूटीफुल। तो कौन से कवि थे जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम मोस्ट पर्सन कहा था, रुडयार्ड किपलिंग, जॉन लिली, डब्ल्यू बी इट्स और जीबी शॉ। इसका सही आंसर है डब्ल्यू बी इट्स, वाल्टर बटलर इट्स। तो सी डब्ल्यू बी इट्स। अब क्वेश्चन डब्ल्यू बी इट्स क्या थे, तो एक फेमस पोएट थे, क्या थे, एक फेमस पोएट थे। और डब्ल्यू बी इट्स ने किसको कहा था इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पर्सन, रूपर्ट ब्रूक को। या क्वेश्चन को मान देगा कि रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पर्सन किसने कहा, तो डब्ल्यू बी इट्स ने कहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। रूपर्ट ब्रूक वाज अ गैप सोल्जर, इंग्लिश, इंग्लैंड, अमेरिकन और इंडियन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने का चांस बहुत रहता है। अब देखिए सब इसे पढ़ता है फटाफट, इंग्लैंड सोल्जर कहां का था, कौन सैनिक था, तो इंग्लिश सोल्जर। जैसा आप बोलते हैं ना इंग्लिश टीचर, तो इंग्लैंड का रहने वाला टीचर। तो यहाँ पे इसका होगा, देखिए अगर ये पूछता ना कि कहां के निवासी थे, कहां से बिलोंग करते, तो इंग्लैंड होता है। लेकिन गैप सोल्जर तो अंग्रेज सैनिक, अंग्रेजी, तो इंग्लिश सोल्जर होगा। ठीक है, याद रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है बच्चा, बहुत सारा बच्चा इसके आंसर में इंग्लैंड करता है, इंग्लैंड में क्या होगा, इंग्लिश सोल्जर। नेक्स्ट नंबर 16 देखिए, सोनेट इज अ टाइप ऑफ। देखिए यहाँ पे आया था ना कि कितना सोनेट लिखे, तो पीछे भी आया था सोनेट। तो याद रखिएगा कि जो सोल्जर पोएम एक सोनेट है। और सोनेट क्या है, देखिए दिया हुआ है कि अ सोनेट इज अ टाइप ऑफ स्टोरी, एपिक, पोएम और ड्रामा। तो सोनेट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, सोनेट एक तरह का क्या है, कविता है। क्या है, एक कविता है। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम, इतना ही याद रखना, ज्यादा दिमाग मत खर्च कीजिएगा। सोनेट क्या है, तो सोनेट एक तरह की कविता है। और अगला 17, अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, देखिए कंसिस्ट का मतलब होना, सोनेट में होता है कितना लाइन, कितनी पंक्तियां होती है, 6, 10, 8 और 14। तो याद रखिएगा कि सोनेट में टोटल कितनी 14 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती है, 14 पंक्तियां होती हैं। और सोनेट में 2 स्टैंजा होता है, स्टैंजा था ना 2 पार्ट, एक 6 लाइन एक 8 लाइन। 6 लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, सेस्टेट, और 8 लाइन कहते हैं ऑक्टेव। तो 8 प्लस 6 लेकिन 14 कैसे ही पूरा कर दिए, पहला 8 दूसरा 6, ऑक्टेव और सेस्टेट, पहला 8 दूसरा 6, 8 और 6 14। उल्टा नहीं, 6 और 8 नहीं, 8 और 6 और एक साथ पूरा 14 नहीं। सोनेट हमेशा 2 स्टैंजा होता है, एक 8 लाइन का दूसरा 6 लाइन का, इसको ध्यान रखिएगा। तो सोनेट कितने लाइन का है, 14 लाइन का। सोनेट क्या है, कविता है। तो टोटल हो गया 17। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए, रूपर्ट ब्रूक यूज्ड गैप टाइम्स द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर कविता में आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड का खूब भर भर के प्रशंसा किया गया है, इंग्लैंड के बारे में खूब बात हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर सोल्जर कविता में रूपर्ट ब्रूक जो किसी कवि हैं, उन्होंने इंग्लैंड और इंग्लिश वर्ड को कितने टाइम्स, कितनी दफ़ा, कितनी मरतबा यूज़ किया है। ऑप्शन है 5, 8, 6 और 9। तो बताइए कितने बार यूज़ किया है। तो इसका आंसर क्या है, 6 बार। और इसमें याद रखिएगा कि इंग्लैंड वर्ड को यूज़ किया गया है 4 बार। कितना बार, 4 बार। और जो इंग्लिश वर्ड है इसको यूज़ किया गया है 2 बार। याद रखिएगा, इंग्लैंड शब्द को 4 बार, इंग्लिश शब्द को 2 बार। तो 4 और प्लस 2 हो गया आपका 6। तो ओवरऑल अगर पूछे कि इंग्लिश और इंग्लैंड मिला के कितना यूज हुआ, तो 6। अगर इंडिविजुअल पूछे इंग्लैंड कितना बार, तो 4 बार, और इंग्लिश कितना बार, तो 2 बार। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, द वर्ड डस्ट स्टैंड्स फॉर। डस्ट शब्द किसको दर्शा रहा है, किसके लिए स्टैंड कर रहा है। पोएट्स के बॉडी के लिए सॉइल ऑफ इंग्लैंड, वहाँ की मिट्टी के लिए बिलव प्रेमिका के लिए नन। तो इस क्वेश्चन में कभी अपने आपको डस्ट मानता है, बोलता है कि अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, मतलब हम तो एक धूल, एक तिनका है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं था, उसको इंग्लैंड ने क्या किया है, मुझे जन्म दिया है।
तो डस्ट वर्ड किसके लिए है? पोएट के बॉडी के लिए। अब एक बार देखिए, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ बता देते हैं। इस कविता में है ना, द सोल्जर जो कविता है, इसका पोएट है ना कौन है? रूपर्ट ब्रूक। बोलेंगे सही तो आप बता ही दिए। देखिए आगे देख लीजिए थोड़ा सा, रूपर्ट ब्रूक इसका पोएट है। अगर पूछे इसका स्पीकर कौन है तो कौन है? रूपर्ट ब्रूक, है ना। इस कविता में सोल्जर कौन है? वो भी क्या है? रूपर्ट ब्रूक। याद रखिएगा, इसमें कवि भी रूपर्ट ब्रूक है, स्पीकर वही बोल भी रहा है। इस कविता में सैनिक कौन है? वो भी कौन है? रूपर्ट ब्रूक ही है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पोएट बॉडी दिया, यहाँ पे दे देता सोल्जर्स बॉडी, तो सोल्जर बॉडी भी वही है। देखिए सोल्जर भी कौन है? रूपर्ट ब्रूक ही है। तो रूपर्ट ब्रूक कवि भी है इस कविता में, वही स्पीकर वही सैनिक भी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम लिखवा रहे हैं पोएट्स बॉडी, होता है एग्जाम में सोल्जर बॉडी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेस व्यक्त करना, इन डेप्थनेस टू, इन डेप्थनेस तो क्या? ऋण, कर्ज। वो किसके प्रति अपने कर्ज अपने ऋण को दर्शा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं? इंग्लिश, इंग्लैंड, सोल्जर और मदर। तो इसका आंसर है इंग्लैंड के प्रति। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड जो उनकी माँ है, मातृभूमि मानते हैं कि मेरी मातृभूमि इंग्लैंड है ना, तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्ज को दर्शा रहे हैं। रूपर्ट ब्रूक कंपेयर्स, तुलना करते हैं इंग्लैंड का अपनी मातृभूमि किससे? अपनी माँ से, पेरेंट्स माता पिता से, हेवंस वर्क से, जॉय खुशी से। इसका आंसर है सी, हेवन। रूपर्ट ब्रूक ने अपने मातृभूमि यानी कि इंग्लैंड की तुलना हेवन से की है, स्वर्ग से की है ना। आप सबसे लास्ट लाइन जो कविता को उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है? इन हार्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, यानी कि यहाँ पे मन को बड़ी सुकून मिलता है इंग्लैंड रूपी स्वर्ग में। इंग्लैंड को स्वर्ग से तुलना कर रहे हैं। इंग्लैंड को किससे तुलना करें? हेवन से, स्वर्ग से। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि हेवन से तुलना किसका किया? तो इंग्लैंड का। इंग्लैंड का तुलना किससे किया? तो हेवन से। अब देखिए 22 और 23 जो है ये दोनों पोएम का गैप करके लाइन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पोएम का लाइन देगा, एक आध वर्ड बीच में गैप कर देगा, आपको वहाँ पर उसको फिलअप करना होता है। सॉरी, देखिए यहाँ वास्ट है, वास्ट बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय गैप ऑफ होम। तो वहाँ की नदियों ने मुझे धोया, मतलब पवित्रता प्राप्त की, और ब्लेस्ड मुझे आशीर्वाद, मुझे बल, मुझे ताकत मिला है। वहाँ खाली स्थान ऑफ होम, होम किसको बोल रहा है? इंग्लैंड को। होम किसके लिए आया वहाँ पे? याद रखिएगा कि इस कविता में होम जो वर्ड है वो किसके लिए आया? इंग्लैंड के लिए आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लेस्ड बाय सन्स, मून्स, स्टार्स और पीपल। बोलिए कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सन्स। उसके बाद है अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग गैप एयर, ये भी कविता का है। देखिए दोनों जो है ना, ये दोनों पोएम का लाइन है, और एग्जाम में पोएम का लाइन भी गैप करने के लिए आता है, फिलअप करने के लिए। तो बॉडी ऑफ इंग्लैंड, पूरा शरीर इंग्लैंड का है, ब्रीदिंग, सांस भी ले रहे हैं, कहाँ की हवा? तो इसका आंसर है इंग्लिश एयर। ये पोएम के लाइन, इसलिए कोई इसमें दिमाग नहीं खर्च करना है। जो लोग पोएम पढ़े होंगे अच्छे से उनको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ गैप स्टैंजा। सोनेट, देखिए सोनेट एक कविता है, 14 लाइन होता है, लेकिन स्टैंजा कितना, उसमें स्टैंजा कितना पार्ट रहता है? तो एक सोनेट में 3, 1, 2, 4, तो सोनेट में 2 स्टैंजा होता है। कितना होता है? 2। देखिए नीचे 25 हम आपका रेफरेंस के लिख दिए हैं। जो 2 स्टैंजा है ये क्या है? देखिए 8 लाइन्स का ये क्या होता है? फर्स्ट स्टैंजा। और ये क्या होता है? सेकंड। तो जो पहला स्टैंजा है, जो पहला पार्ट होता है वो होता है 8 लाइन का, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेव। और जो दूसरा होता है 6 लाइन को कहते हैं सेस्टेट। तो आई होप कि अब आपको ये पोएम का पूरा क्लियर हो गया है। और मैंने पहले भी कह दिया कि देखिए जो भी हम चैप्टर्स, चूँकि आज हम 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, मैरिज प्रपोजल, द आर्टिस्ट और द सोल्जर। तो जब 4-5 हो जाएगा और उसके बाद अगर हम पूरा अच्छे से हम सबका स्टडी कर ही रहे, अगर कहीं कहीं पे कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो एक समअप कर देंगे, 5 को मिलाकर एक ऑब्जेक्टिव बना देंगे, है ना। तो जिसमें छोटा होगा सब उसमें कवर अप हो जाएगा इन केस। हालांकि उम्मीद है कहीं छूट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ज़रूर से उसको एनालाइज करेंगे कि कहीं पे कुछ छूटा ना हो। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए ये वीडियो कैसी लगी, बेनिफिशियल लगी कि नहीं लगी। और आप सब अपना प्यार बना के रखिए, लाइक थोड़ा दम जल्दी जल्दी कीजिए सब लोग। तो थैंक यू, मिलते हैं वापस डे 18 को एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।